भाई गुड आफ्टरनून है सबको। कैसे हालचाल पीपल? बढ़िया है। ओके, तो वी आर रेडी टू रोल। लास्ट लेक्चर में क्या क्या किया था जस्ट एक नजर मार लेते हैं। हमने सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया देखा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और एक बहुत ही सुंदर आइडिया था ये। ई और वी के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है वो ये था। सो ई इज माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एल, या फिर माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, या फिर माइनस डी वी बाय डी आर। आप जो चाहो, सारे रास्ते गॉड के पास ही जाते हैं। हर इक्वेशन एक ही चीज बताता है, चेंज इन पोटेंशियल ओवर चेंज इन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी तरह हमने फिर आगे बढ़े एंड ये देखा कि डीवी इज माइनस ई डी आर, जिसकी वजह से एक बहुत सुंदर एक्सप्रेशन आया, v which is integral dv is minus of integral e dr. I hope you remember this. तो ये था पहली चीज। फिर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्जेस देखा। बहुत ही मस्त एक्सप्रेशन था और जो डेरिवेशन था वो तो माशाअल्लाह था। दो चार्जेस हैं Q1 Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस R12। What is the electrostatic potential energy of the system? U12 is K Q1 Q2 by R12. Fair enough. And we also derived कि कैसे आया, कोई पहले कोई नहीं था, फिर Q1 को इंफिनिटी से यहां तक लाए, वर्क नहीं करना पड़ा, फिर Q2 को इंफिनिटी से यहां तक लाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ, Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ वर्क करना पड़ा। We saw that. And then we saw the electrostatic potential energy of three charges, Q1, Q2 and Q3. So this was Q1, this was Q2 and this was Q3. And distances भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। This is R12, this is R13, then this is R23. भाई what would be the total potential energy of the system? याद रखना पेयरिंग होती है, तो total U is potential energy of the pair 12 U12 plus potential energy of the pair 13 U13 plus potential energy of the pair 23, that's U23, and as a result U becomes K Q1 Q2 by R12 plus K Q1 Q3 by R13 plus K Q2 Q3 by R23. These were the equations. एंड ये सब कुछ था इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पर अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो तो क्या आलम हो, हमको उसके खिलाफ भी वर्क करना पड़ेगा। सो सपोज अ चार्ज Q is brought from infinity to a point in an external electric field. So this was in presence of external electric field. So suppose charge Q is brought from infinity to given point, sorry, to given point, then कितना potential energy हो जाता है उसका? U is equal to Q into potential at R bar, which is the position vector of that given point. And अगर दो charges हो, suppose Q1 और Q2, वही फंडा, पर अब ये दोनों एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, ई बार है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट विल बी द टोटल पोटेंशियल एनर्जी लेडीज एंड जेंटलमैन? पहले तो Q1 को लाना पड़ेगा इस फील्ड के खिलाफ, तो Q1 इंटू वी एट पोजिशन R1 बार, फिर Q2 को लाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ, Q2 इंटू वी एट पॉइंट R2 बार, एंड फाइनली इन दोनों के बीच में इसको इसके खिलाफ भी वर्क करना पड़ेगा, तो K Q1 Q2 बाय R12. इज दिस ऑल एब्सोल्युटली अग्रीएबल? कोई शक? वी आर ऑल गुड? ओके, तो दिस वाज व्हाट वी डिड लास्ट टाइम. टुडे I'll try to complete the first half of this chapter, which is electric potential वाला part, and we'll go later to capacitance. देखें किस तरह वर्कआउट होता है। हाँ, कैपेसिटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड हाफ ऑफ दिस चैप्टर, बट जिसके साथ न्याय करना है उसके साथ तो पहले कर लें। सो दिस टॉपिक, आज का टॉपिक, पहला टॉपिक ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी
ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम बोलोगे सर ये टॉपिक तो हमने चैप्टर 1 में देखा है, टॉर्क डिराइव किए थे, याद है? याद आती है उस बात की? चलो अच्छा, नहीं तो मुझे लगने लगा था शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया क्या। ये हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा ई बार, और ऐसे माहौल में डाइपोल लगाया गया, ये रहा डाइपोल। क्या बात, ये डाइपोल के दो चार्ज कौन से होते हैं? और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होता है भला? ओके, तो सेंटर से यहां तक है, यहां से यहां तक। पर दो चार्जेस में जो भी डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर ही होगा ना है कि नहीं? ओके अच्छा, अब ये जो डाइपोल है इस तरह रखा हुआ है। आई होप यू रिमेंबर दिस फैक्ट कि द टॉर्क ऑन द डाइपोल, anybody telling me what is the torque on the dipole? Tau bar is P bar cross E bar, which gives me the magnitude of the torque. Tau is PE sin theta. अच्छा, ये टॉर्क फाइनली इस डाइपोल के साथ करता क्या है? डोंट यू अग्री इट ट्राइज टू अलाइन इट इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा आ गया, ये टॉर्क ने डाइपोल को ऐसा ला दिया। अब ये जो डाइपोल ऐसा है, अगर मैं उसको हिलाना चाहूं अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, डू यू अग्री आई विल हैव टू डू वर्क अगेंस्ट दिस टॉर्क? यस सर। डोंट यू अग्री विद दैट कि अगर मुझे इस डाइपोल को हिलाना है सपोज एक एंगल से दूसरे एंगल तक, तो आई विल हैव टू डू वर्क against this torque. So in order to rotate the dipole, I'll change my black, we need a change. In order to rotate the dipole, we have to do work against G. नहीं, गाल सुन ले, ये टॉर्क इस डाइपोल के साथ क्या करेगा? ये टॉर्क, डोंट यू अग्री इट विल ट्राई टू अलाइन इट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड? अब ये डाइपोल अलाइन हो गया, क्या अब ये डाइपोल हिलेगा? Isn't this equilibrium position? You know, अब इस डाइपोल को अपनी जगह से अब कोई टॉर्क नहीं घुमाएगा, ये ऐसा ही पड़ा है, अब ये शांति से बैठ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। अगर मेरे को इस डाइपोल को यहां से यों करना है, क्या ये डाइपोल अपने आप जाएगा या मुझे करना पड़ेगा? So in order to rotate the dipole from its equilibrium position या from one point to another, we have to do work against this torque. तो let's find out, and तुम तो जानते ही हो जितना वर्क करोगे that work will be stored as, जय हो जय हो जय हो। So let's rotate this dipole from angle theta 0 to angle theta 1. I would have preferred to take theta 1 to theta 2, but government ने theta 0 to theta 1 लिखा, ठीक है। So work done। आपको ये याद है ना, वर्क इन रोटेशनल मोशन इज इंटीग्रल टाउ डी थीटा, because I'm sure you know that work in linear motion is integral f dx, बराबर। एंड एज अ रिजल्ट अगर तुम रोटेशन की बात करो तो फोर्स का इक्विवेलेंट टाउ एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट का इक्विवेलेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज माय इक्वेशन नाउ? इंटीग्रल टाउ 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 पी साइन थीटा
डी थीटा कहां से लेकर कहां तक, थीटा 0 से लेकर थीटा 1 तक। पी तो आ गया बाहर, इंटीग्रल साइन थीटा, आई एम श्योर काफी ज्ञानी लोग बैठे हैं, माइनस कॉस थीटा, डी बाई डी थीटा साइन थीटा इज प्लस कॉस थीटा, बट इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा इज माइनस कॉस थीटा। कहां से लेकर कहां तक, थीटा 0 से लेकर, तो पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट डाल दूं, माइनस कॉस थीटा 1 माइनस माइनस दैट्स प्लस कॉस थीटा 0। तो भाई कितना आंसर आ गया अपना, भाई आंसर आ गया वर्क का। सो वर्क डन इज पी, ये प्लस कॉस थीटा 0 को आगे ले लो। लेडीज एंड जेंटलमैन, वैसे ये इक्वेशन का कोई खास महत्व नहीं है फिलहाल, सिवाय कि इट्स अ स्टेपिंग स्टोन टू द फाइनल इक्वेशन, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये इक्वेशन बहुत मायने रखता है। क्योंकि सपोज दे टेल यू कि सपोज मेरा डाइपोल है वो एंगल 30 डिग्री पे था एंड अब मैं उसको रोटेट करके एंगल 60 डिग्री पे ले जाना चाहता हूं। आई विश टू टेक माई डाइपोल फ्रॉम थीटा 0 इज 30 इनिशियल 30 डिग्री टू थीटा 1 फाइनल इज 60 डिग्री। How much work will I have to do? How much work will have to be done? Don't you agree this formula will give you exactly the amount of work that is required to be done in taking the dipole from theta 0 to theta 1? Agreeable? तो इसको यहां लगाएंगे, P की वैल्यू, E की वैल्यू लगा देंगे and you are good. Okay? So please jot this equation down as a very important stepping stone and a good equation in itself. अच्छा, हम यहां पे रुके हुए हैं। हम जानते हैं this work done is stored as potential energy and all, we are all good. बट यहां पे एक छोटा सा इश्यू मेरे को ध्यान में आ रहा है। तुमको याद है पोटेंशियल डिफाइन करते समय हमें ऐसे ही एक आइडियल रेफरेंस पॉइंट की तलाश थी जहां पे हम पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 कंसिडर करते थे, और वो पॉइंट कौन सा था, इंफिनिटी। वी चोज राइटली दैट इंफिनिटी इज दैट पॉइंट from where I will bring all my charges to a given point because the potential or potential energy at infinity is going to be 0. तो वो डेफिनेशन तो होल्ड कर रहा है, बट यहां पे अपने को इंपॉर्टेंट ये है अब एंगल के हिसाब से डिसाइड करना है कौन सा एंगल लूं कि जिसमें पोटेंशियल एनर्जी को 0 कंसिडर करूं। मेरा चॉइस मैं आपको बता देता हूं, बट आई एम नॉट श्योर यू विल अंडरस्टैंड इट एट दिस पॉइंट। मे बी 10 minutes later you will surely understand it when I make you understand, but right now let's take initial angle जहां पे theta 0 is pi by 2 where potential energy is taken 0. आई नो योर क्वेश्चन, सर पाई बाई 2 क्यों लिया, 0 क्यों नहीं लिया, कोई और एंगल क्यों नहीं लिया, सब समझाऊंगा, बट फिलहाल मेरी बात पे भरोसा करके थीटा 0 को पाई बाई 2 ले लो और इसमें डाल दो। हाउ मच इज कॉस पाई बाई 2? Oh wow. Can I take this off now? Can I take this off? Yes, sir. Okay. Well, there is nothing more to see from this idea. So, हमारा वर्क डन का इक्वेशन क्या बन जाएगा? So, work done is P cos 90 minus cos theta. मैं theta 1 को theta ले रहा हूं। Cos 90 is how much? 0. So this becomes minus PE cos theta. And this work done is stored as the electrostatic potential energy of the dipole, which is lovely equation here. हमेशा यही स्टेटमेंट लास्ट में आता ही है, u is equal to minus PE cos theta. And if I go some time back,
a little back. आपको पता है a b cos theta was what? A bar dot b bar. Yes, sir. Cos So p e cos theta, can I safely write it as p bar dot e bar? Is this absolutely acceptable? Yes, sir. So I have managed to find an equation for electrostatic potential energy of the dipole in a uniform electric field. U is equal to minus P cos theta. It's a very lovely equation in itself, which is also equal to minus in vector form minus P bar dot E bar, the scalar product of P bar and E bar. Scalar product वर्क तो पोटेंशियल एनर्जी तो स्केलर ही है, तो वी आर गुड. ओके, सो अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको दो केसेस दिखा दूं, तीन केसेस एक्चुअली. इफ थीटा इज 0 डिग्री, भाई जरा यहां लगाओ तो u की वैल्यू क्या आएगी? Minus P. Because cos 0 is 1, so u is minus p. This is the minimum potential energy position, and जब भी potential energy minimum होती है, it is called stable equilibrium. शायद इस बारे में चैप्टर 9 सॉलिड्स में हमने बात की थी डिटेल में कि सपोज हम बैठे हैं, ये तुम पढ़ने बैठे हो, ये ऐसे बैठे हो, फिर धीरे धीरे आपका एंगल चेंज होता जाता है. What is your body trying to do? Your body is trying to achieve minimum potential energy position, which is going to be stable equilibrium. So minus PE, which is the minimum potential energy position, is stable equilibrium. अब अगर थीटा 90 हो, how much is 90? 0. 0. 0, sir. Potential energy is 0. And thirdly, if theta is 180 degree, pi, PE. because cos 180 is minus 1, minus of minus is plus. Isn't this maximum potential energy? This position is called unstable equilibrium. भले डाइपोल अलाइंड ही है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बस उसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, अंदर बहुत एनर्जी है, पर बेचारा इक्विलिब्रियम करने पर मजबूर है. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है, द डाइपोल इज टेकन फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अ पोजिशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. So what they are saying in actuality is that dipole is being taken from 0 degree to 180 degree. Do you understand that? So theta is 0 degree is stable equilibrium, theta is 180 degree is unstable equilibrium. Kindly jot this down. And अब मैं क्या करूंगा, यही इक्वेशन एक अलग तरीके से डिराइव करने की कोशिश करूंगा, वो तरीका जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था. यू रिमेंबर, कोई भी सिस्टम बनता है तो वो सिस्टम, वो पहले इनिशियली दोनों चार्जेस कहां होते हैं? इन्फिनिटी पे. वहां से उनको लाया जाता है, सिस्टम बनाया जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. मैं वो तरीका निकाल करके ये इक्वेशन फिर से डिराइव करने की कोशिश करूंगा using that different work done idea. Kindly jot these equations down so that I can take this off, this also, and this also. Are you taking it up? Can I move? Yes, sir. Okay. I am in a state of constant motion. ओके अच्छा, इसको नहीं उड़ा, अच्छा इसमें से इसको उड़ा देता हूं. माइनस क्यू को तो खा ही चुका हूं. अब आप मेरे को हेल्प करो, आप मेरे को हेल्प करो, आप मुझे हेल्प दो, मैं आपको इक्वेशन दूंगा. मैं नेताजी ने नहीं कहा ये, डोंट वरी, ये मैंने कहा. नेताजी ने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यही कहा था ना. Okay, I hope you are ready. Or don't tell me, sir, we were born ready. ओकी डोकी, सीन सपाटा क्या है? आओ सीन देखें. मेरी रेड पेन यही है.
यही है। इस पॉइंट को मैं पॉइंट ए नाम देता हूं, इस पॉइंट को मैं पॉइंट बी नाम देता हूं। इनिशियल सिचुएशन ये है कि मेरे दोनों चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों इंफिनिटी पे जा बैठे हैं। अब पहले किसको लाऊं? प्लस क्यू को। कंसिडर Those are electric field. you are very fast. Consider both charges initially at infinity. We first bring plus q from infinity to point A. एंड हमारा स्टेटमेंट वही था, अगर यहां पे एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता तो एज यू राइटली से वर्क डन वुड हैव बीन जीरो, बट क्योंकि यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. And anybody telling me how much will be this work? Q1 VR. Broad. मैं पॉइंट ए को ऐसा लेता हूं जिसका पोजीशन वेक्टर है r1 बार, सो q प्लस q इंटू वी एट r1 बार. कोई मुझे इक्वेशन बता रहा था चार्ज बीइंग ब्रॉट एंड स्टफ, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम्स. अब तो यहां पे प्रस्तापित हो गया प्लस q, और अब माइनस q को इंफिनिटी से यहां तक लाना है. नाउ वी ब्रिंग माइनस q from infinity to point B. Anybody telling me how much work? Minus Q. Minus VR2. The potential due to the external electric field V due to R2 bar plus, yes, Potential due to plus Q. VR1. how much? How much? KQ by R. How much is the R, buddy? वो R क्या है? Isn't it the distance between A and B? 2A. 2A. So plus the potential at B, लिख ही देता हूं, potential at B due to plus Q. So जब मैं माइनस क्यू को इंफिनिटी से बी तक लाया, किस किस के खिलाफ वर्क करना पड़ा? अगेंस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू. डू यू अंडरस्टैंड? सो मैं लिख देता हूं, मैं सोचा था लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट external electric field as well as against electric field due to plus Q. So quite nicely written, explanatory. So W2 is charge being brought. अब लिख रहा हूं तो पूरा ही लिख दूं. Into electric potential at B due to external field plus potential at B due to plus Q. भाई, is this much explanation adequate? कोई दिक्कत? Yes, sir. No, sir. PK, you are good? तो कौन सा चार्ज बीइंग ब्रॉट है? माइनस क्यू. एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एट बी ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड? वील कॉल इट वी एट R2 बार. एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एट बी ड्यू टू प्लस क्यू? भाई के क्यू बाय कितना डिस्टेंस है ए और बी में? ए प्लस ए 2A. तो के क्यू बाय 2A. एंड इफ आई वर टू ओपन ब्रैकेट्स, व्हाट वुड आई गेट? minus q into v at R2 bar minus kq square by 2a. ये बहुत नीचे तो नहीं हो गया ना? क्या दिखाई दे रहा है? Yes. Yes, sir. दिखाई दे रही है ना? हाँ, बस लफड़ा नहीं चाहिए. ओके भाई, टोटल वर्क डन.
Oh my God, is that true? So let's cut a long story short. Q into V at R1 bar minus Q into V at R2 bar minus KQ square by 2A. So मेरा फाइनल आ जाता है, can you see I can take Q common from here, V at R1 bar minus V at R2 bar minus KQ square by 2A. पब्लिक टेंशन में है कि सर अब इससे कहाँ वो इक्वेशन आएगा आएगा, टेंशन मत लो, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे कैसे निकालेंगे फाइनल इक्वेशन, आओ मेरे साथ। अच्छा मैंने ये सब उड़ा दिया है, ठीक है, मैजिकली प्रस्तुत करेंगे वो इक्वेशन। ओके ध्यान से देखिए, isn't V at R1 bar minus V at R2 bar the potential difference between points A and B? Here V at R1 bar minus V at R2 bar is actually the potential difference between the 2 points A and B. Let's call it delta V. Okay, so V at R1 bar minus V at R2 bar, I have called it delta V. अब मुझे डेल्टा वी फाइंड करना है, कैसे करें भाई? टेंशन मत लो, तुमने लास्ट टाइम जो सबसे पहले सीखा था वो यहां काम आएगा। यू रिमेंबर ई इज माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, सो डेल्टा वी is minus E into delta R, where delta R is actually the distance between points A and B, not anywhere, but in the direction of electric field. So actually ये आपका delta R है, let's call this C. So delta R is distance between the 2 points along the direction of E bar. Oh yes, तो ये BC है, ओके एंड अच्छा पहले मैं एंगल बना दूं, ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, दिस इज 2A, दिस इज थीटा, भाई जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस। सो ये जो डिस्टेंस है ये B से C तक, दिस इज 2A cos theta. So delta R is 2A cos theta. Thus भाई डेल्टा V की वैल्यू क्या आ जाती है, which is V at R1 bar minus V at R2 bar is कहाँ गया डेल्टा V माइनस E इंटू 2A cos थीटा। तो जो डेल्टा वी मिल गया उसको प्रस्थापित करें, सो पोटेंशियल एनर्जी, मैं अब लिखने रहा हूं कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, बन ही जाएगा, यू डैश नाम देता हूं इसको, क्यू इंटू कितना था V एट R1 बार माइनस V एट R2 बार माइनस E इंटू 2A cos थीटा। See something you know, how much is Q into 2A? by Q into 2A, isn't it P? तो माइनस PE cos थीटा। अब ये माइंड में इक्वेशन देख के सोचा है कि सर माइनस PE cos थीटा तो आ गया, पर ये KQ स्क्वायर बाई 2A नया टर्म आया है। भाई एक सेकंड थम जाओ। Q की वैल्यू, K की वैल्यू और 2A की वैल्यू क्या ओरिएंटेशन पे डिपेंड करते हैं? डाइपोल ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा कैसा भी हो, aren't K, Q and 2A all constant? So isn't this whole thing a constant which does not depend on the angle theta of the dipole? And potential energy के टर्म में कभी भी कोई कांस्टेंट की कोई मायने नहीं है। As a result, I can safely neglect KQ square by 2A, and thus my potential energy becomes the same equation that we had seen
minus P cos theta. We'll have to write this here. KQ square by 2A is a constant, just hold on, which doesn't depend on orientation of the dipole. So we choose to neglect it. And as a result, तुम्हारा U dash, finally I am taking this off now. Thus I am writing my final equation again, जो हमारा इनिशियल के जैसा ही वर्कआउट होता है. सो U dash इज माइनस P cos थीटा, जो हमने पहले डिराइव किया था वैसा ही. अच्छा, हाँ कुछ कह रहे थे आप. यस, समथिंग. दिव्या, यू आर सेइंग. सॉरी, ओरिएंटेशन एंगल. ओरिएंटेशन मींस एंगल. चाहे थीटा ऐसा हो या ऐसा या ऐसा या ऐसा या ऐसा, क्या के क्यू स्क्वायर बाई 2a की वैल्यू में कोई फर्क आएगा? नहीं सर. क्योंकि के क्यू स्क्वायर बाई 2a तो ये दोनों चार्जेस पे और उनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, जो कांस्टेंट है ना. सो विल दिस वैल्यू चेंज विथ एंगल थीटा, कि अभी थीटा इतना है तो इसकी वैल्यू इतनी है, थीटा इतना है तो वैल्यू इतनी है. होगा ऐसा? नहीं. एज ए रिजल्ट ये कांस्टेंट तो सबके साथ जुड़ेगा, तो चाहे cos थीटा हो या 2 थीटा हो या जो भी एंगल हो, ये तो आएगा ही. तो अपने को पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में इस कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं रहता. एज ए रिजल्ट मैं इस कांस्टेंट को सेफली निग्लेक्ट करता हूं एंड मेरा पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आ जाता है माइनस P cos थीटा. अब बिफोर आई साइन ऑफ, ये टॉपिक खत्म हो गया है, बट बिफोर आई साइन ऑफ आपके एक सवाल का मुझे जवाब देना पड़ेगा कि आपने थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 को क्यों ऐसा लिया जिसमें पोटेंशियल एनर्जी 0. अच्छा, मुझे इस पॉइंट के लिए आपकी थोड़ी हेल्प की जरूरत है. सपोज ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड डाइपोल ऐसा रखा है. कैन यू सी राइट नाउ द एंगल बिटवीन P bar and E bar is 90. Is this okay? P bar and E bar is 90. Now अगर मुझे सिस्टम बनानी पड़ती तो पहले Q को यहां तक लाना पड़ता A तक, फिर माइनस Q को यहां तक लाना पड़ता B तक. तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या आ जाता? यू रिमेंबर इट वाज Q V at R1 bar माइनस V at R2 bar. मैं वो छोटी टर्म को निग्लेक्ट करता हूं. अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B हमने थोड़ी देर पहले देखा, माइनस E इंटू डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. कितना डिस्टेंस है? यहां डिस्टेंस इतना है. कैन यू सी, यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the 2 points along direction of E bar, which you rightly say is 0, and as a result your potential energy is 0. So 90 डिग्री एंगल पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को 0 कैसे लिया, उस चीज का प्रूफ यहां पे आ गया. इज दिस अग्रीएबल जेंटलमैन? ओके ओके. तो वैसे दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बट ये तो क्या है कि कभी कभी पूछ ले कि भाई डिराइव द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल considering using the idea of work done in bringing both charges from infinity in an external field. तब जाके ये वाला जो हमने किया था ना सेकेंड पार्ट में, वो आपको डिराइव करना पड़ेगा. बाकी नॉर्मल केस में तो जो वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल टाउ डी थीटा है, इट विल वर्क आउट वेरी फाइन. आई एम लुकिंग एट एन इलस्ट्रेशन. आई होप इट, आई थिंक इट इज इलस्ट्रेशन 2.6. कैन समवन कंफर्म दैट प्लीज? Illustration 2.6 based on the same idea. Yes, sir. Let me tell you.
illustration nombre, yeah, it is 2.6, illustration 2.6. What does it say? It says a molecule of a substance has a permanent dipole moment of 10 raised to minus 29 coulomb meter. Okay, a mole, 1 mole of this substance is polarized at low temperature by applying strong electric field of magnitude 10 raised to 6 volt per meter. ये तुम सोचोगे सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट वोल्ट पर मीटर कैसे आया? तो यहीं पे मैं बता दूं, यू रिमेंबर E इज माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R. Yes, sir. डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या? वोल्ट. एंड डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या? मीटर. सो न्यूटन पर कूलम्ब के अलावा वोल्ट पर मीटर भी एक बहुत सुंदर ऐसा यूनिट हो जाता है. ये वोल्ट पर मीटर इस चैप्टर से शुरू होता है. तुमको यूज करना हो तो न्यूटन पर कूलम्ब भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज. अच्छा, मतलब इनिशियल एंगल 0 डिग्री एंड फाइनल एंगल, मैं इसको थीटा आई कहता हूं, फाइनल एंगल थीटा एफ इज 60 डिग्री. Estimate the heat released by the substance in aligning its dipoles along the new direction. Simplicity, assume 100% polarization of the sample. Okay, सबसे पहली बात, each molecule का dipole moment कितना है? 10 raised to minus 29. Each molecule has P 10 raised to minus 29. 1 mole में कितने molecules होते हैं? 1 mole has 6.02 into 10 raised to 23 molecules. So what is the total dipole moment of all molecules? We'll call it P total. Isn't it 10 raised to minus 29 dipole moment of one molecule multiply by 6.02 into 10 raised to 23, and how much does that come out to be? P total. 6.02 into 10 raised to minus 6. Coulomb meter, ये total dipole moment है. And now, what is the potential energy initially? Initial potential energy UI is minus P cos theta I. मेरे पास ये P है which is total dipole moment, 6.02 into 10 raised to minus 6. इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ गया? 10 raised to 6. And how much is cos 0? 1. Sir, minus 6.02 answer. So 6 ही ले लो ना, हाँ sir. minus 6 जूल. अच्छा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी UF P cos theta and yes sir. which is minus 6 into 10 raised to minus 6 into 10 raised to 6 into cos, कितना एंगल है फाइनल? 60 डिग्री. 1/2 degree. तो आई थिंक यू कैन वेरी वेल चेक आउट minus 6 by 2 is minus 3. And so now what is the change in potential energy? UF minus UI. C. UF minus UI. So UF कितना है? minus 3 minus minus 6. minus 3. So इतनी जो change in potential energy हुई, that has been given out in the form of heat released. This potential energy is given out in the form of heat. उन्होंने यही मांगा है कि कितनी हीट रिलीज होगी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 3 जूल, सो 3 जूल एनर्जी इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. फेयर इनफ. सो इज दिस अग्रीएबल? कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? Yes sir. सबसे पहले इनिशियल हर एक मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट पता चला, फिर एक मोल का कितना है वो पता चला, और फिर इनिशियल एंगल 0 था,
फाइनल एंगल 60 डिग्री था। उन्होंने बोला नहीं है कि इनिशियल एंगल 0 डिग्री है, हमको ये अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि इनिशियल एंगल 0, फिर उन्होंने फील्ड का डायरेक्शन चेंज करके 60 डिग्री कर दिया, तो सेकेंड एंगल 60 डिग्री हो गया। एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। अग्रीएबल? ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स गो टू द लास्ट टॉपिक of electric potential, and this topic is called electrostatic properties of conductors. मैं 6 प्रॉपर्टीज की बात करूंगा, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सारी बातें हमने ऑलरेडी देखी हैं, but it will just be a reiteration, a final assembly of all the properties। एक जगह पे सारी प्रॉपर्टीज अब तक जो भी किया उसका एक आइडिया हम ले लेंगे। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। हम जी, तो मैं ये कह रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स की बात करें, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर्स मतलब मेटल्स, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं थोड़ी जगह एनर्जी मिल जाती है और वो फ्री हो जाते हैं। पर फ्री का मतलब क्या होता है? फ्री का मतलब फ्री नहीं होता टोटल, फ्री का मतलब है वो कंडक्टर में मूव कर सकते हैं, दे आर फ्री टू मूव इनसाइड द कंडक्टर, बट दे आर नॉट फ्री टू लीव द कंडक्टर। वो कंडक्टर को छोड़ सकते नहीं है, अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं, रैंडम मोशन होता है, उसमें जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं अपने लैटिस पॉइंट्स पे, ये नेगेटिव वाले घूमते रहते। इंसुलेटर्स में ये ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जैसे वुड, पेपर, प्लास्टिक, दे डू नॉट हैव सच फ्री इलेक्ट्रॉन, सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। देयर इज वन लास्ट थिंग, मेरे को किसी ने कहा था सर कुछ सॉल्यूशंस भी कंडक्ट करते हैं, दो सॉल्यूशंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, एंड व्हेनेवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, positive ions move in the direction of electric field, negative ions move in the direction opposite to the electric field. But हमको इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में या इंसुलेटर्स के बारे में बात नहीं करनी है, हमको कंडक्टर्स के बारे में ही बात डिस्कशन करना है। मैं 6 प्रॉपर्टीज लिखूंगा कंडक्टर्स की, एक एक करके हर एक प्रॉपर्टी ब्रीफ में डिस्कस करूंगा आपके साथ। द फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट the net electric field inside a conductor is always 0। पढ़ा आपने? ये स्टेटमेंट्स भी काफी कारगर है। This statement tells you कि what to expect inside. So net electric field inside a conductor is always 0. Now what does it mean? एक काम करते हैं, let's consider a metallic conductor। मेटेलिक कंडक्टर आपको बताता हूं क्या होता है। एक रॉड होता है, so a conductor is like a metallic rod, let us consider it as a metallic rod, and let me show you the metallic rod। ये है metallic rod, and इस metallic rod में it's a neutral, electrically neutral metallic rod। जितने पॉजिटिव चार्जेस, आई एम श्योर यू नो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है जितने पॉजिटिव चार्जेस उतने ही नेगेटिव चार्जेस। लेट अस कंसीडर 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6, एंड कितने नेगेटिव है जी? 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव के साथ ये मेटेलिक रॉड है। अब इसके ये सारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एज यू कैन सी थ्रू आउट द मेटेलिक रॉड, नेगेटिव चार्जेस मूविंग हियर देयर। फिलहाल कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द रॉड? 0, क्योंकि अगर तुम कोई भी टाइप की सरफेस पकड़ोगे तो जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, what is the net charge inside the rod? 0. So as in the absence of external field, the electric field inside is 0। ये पता है हमको,
inside the conductor is 0. सब randomly distributed है throughout the entire volume. As a result, electric field is 0. Now somebody will ask me, sir, अगर मैं external electric field लगाऊं तो बहुत अच्छी बात है. अगर तुम external electric field लगाते हो, let us say this is your external field. E external का नाम देता हूं इसको. Now, what will happen? Don't you agree? All these charges are now placed in the in an external electric field. And अगर कोई चार्ज, हमने चैप्टर 1 में सीखा था, अगर कोई चार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, doesn't it experience a force? As a result, ये पॉजिटिव चार्जेस किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? Towards the right. And negative charges towards the left. तो ये आवागमन शुरू हो जाएगा. लेट मी शो यू. थोड़े टाइम बाद की परिस्थिति क्या होगी? लेट मी शो दैट टू यू. ये चार्जेस कैसे हो गए, क्या हो गए, देखते देखते. अरे ये एक ये फील्ड है, हाँ, टेंशन नहीं, इसके बगैर तो कैसे होना जाना है. सो पॉजिटिव चार्जेस विल स्टार्ट मूविंग दिस साइड एंड नेगेटिव चार्जेस विल एक्यूमुलेट दिस साइड. बराबर है? अच्छा, दिखने में तो बहुत अच्छा. हाँ सर, नो प्रॉब्लम. पॉजिटिव इधर चले गए, नेगेटिव इधर चले गए. पर आप यहां ये बात भूल रहे हैं कि अगर पॉजिटिव इधर एक्यूमुलेट हुए हैं, नेगेटिव इधर, डोंट यू अग्री, इस एक्यूमुलेशन की वजह से पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड जन्म ले लिया. यू रिमेंबर दैट? सपोज ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये एक्यूमुलेशन पॉजिटिव चार्जेस का, ये नेगेटिव चार्जेस का. डोंट यू अग्री, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. नाउ यू विल आस्क मी, सर ये पहले क्यों नहीं था? क्योंकि पहले ये सारे यूनिफॉर्मली रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थे थ्रू आउट द मेटल. तो इनका जमावड़ा था ही नहीं, इनका कोई एक्यूमुलेशन था ही नहीं. एज अ रिजल्ट कोई फील्ड नहीं था. बट अब पॉजिटिव यहां एक्यूमुलेट हुए, नेगेटिव यहां एक्यूमुलेट हुए, ड्यू टू विच एक नया फील्ड जन्म लेगा इनकी वजह से. ये जो चार्जेस मूव कर रहे हैं ना, एंड वो फील्ड होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. आई विल कॉल इट ई inside. So can you comment on the directions of E external and E inside? Aren't they both opposite to each other? And Yes, sir. पहले सिर्फ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, फिर धीरे धीरे चार्ज जाते गए, ये E inside वाला वैल्यू बढ़ता गया. At one point जो E inside की वैल्यू है, it becomes equal to E एक्सटर्नल. एंड इस पॉइंट पे व्हाट, अगर सपोज कोई भी सरफेस पकड़ लो, कोई भी सरफेस, ये रही सरफेस इनसाइड द कंडक्टर. इस सरफेस के अंदर व्हाट डू यू थिंक विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? कंसिडर अ सरफेस इनसाइड द कंडक्टर. Don't you see that the net electric field E net, इस सरफेस के अंदर दो फील्ड्स है, एक ब्लू कलर का E एक्सटर्नल और एक ब्लैक कलर का E इनसाइड. व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? E एक्सटर्नल माइनस E इनसाइड. पर दोनों की वैल्यू सेम हो जाने से व्हाट इज नाउ E एक्सटर्नल माइनस E इनसाइड? 0. क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है. सो ई नेट विल बी 0. सो चाहे एक्सटर्नल फील्ड हो या ना हो, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर विल ऑलवेज बी 0. सो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस हो या ना हो, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल ऑलवेज बी 0. इज दिस अग्रीएबल? Thus,
net electric field is 0. There is no movement of charges. कोई चार्जेस का आवागमन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. Okay, so net electric field inside a conductor is always 0. Can I take this off? Coming on to the second point, I want you to write this statement down. और कुछ नहीं तो सिर्फ statement लिखो, बहुत हो गया. And coming on to the second statement, pretty simple statement this. It says that the direction of electric field is always perpendicular at every point of the conductor. The direction of electric field is normal या perpendicular at every point on the conductor. Now what does it mean? मैं बहुत सारे आइडियाज के लिए अपना स्फेरिकल शेल लेता हूं, बिकॉज इसके साथ बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, हम इसको बहुत देखा भी है. इफ यू रिमेंबर, इसके आउटर सरफेस पे हमने चार्ज डिपॉजिट किया था एंड हमने ये भी बात करी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट is always perpendicular. Do you remember? Yes, sir. I won't make the whole diagram. सूरज दादा जैसा डायग्राम होता ही है, बट ये देखा हुआ है हमने, so we won't make it. And you can very well see that electric field at every point is perpendicular to this surface. Now you will say, sir, ये तो आप बोल रहे हो, ये तो टेक्स्ट बुक बोल रही है, मेरे को ये परपेंडिकुलर अच्छा नहीं लगता ना, मेरे को एक और डायरेक्शन पसंद है, मेरे को ये वाला डायरेक्शन पसंद है, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, नहीं मुझे ये अच्छा लगता है. कोई प्रॉब्लम है आपको? Isn't that an argument also? कि मेरे को ऐसा फील्ड पसंद है, आप मेरे को प्रूव करो कि ऐसा नहीं हो सकता. अच्छा, लेट मी प्रूव इट. डू यू सी that this is making a certain angle with the surface? This is making a certain angle with the surface. As a result, I can divide it into two components, parallel and perpendicular. Okay, तो ये अपना E perpendicular है और ये जो है component, ये है E parallel. And अगर ये component है तो अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस कंपोनेंट, डोंट यू थिंक ये चार्ज आवागमन मोशन करना शुरू कर देगा? एंड उसी तरह हर चार्ज पर, ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, मैंने जो चार्ज डिपॉजिट किया वो चार्ज हिल नहीं रहा है, क्योंकि अगर ये चार्ज हिला इसका मतलब है इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगी, चार्जेस का मोशन शुरू हो जाएगा. ये तो करंट हो गया. तो इसका मतलब यह है कि E पैरेलल नहीं हो सकता, बिकॉज इट विल डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ दीज चार्जेस, एंड थस हमारे पास कोई और आइडिया नहीं रहता कि E पैरेलल नहीं हो सकता. एज अ रिजल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. सो इफ देयर इज अ पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा मैंने डायग्राम में दिखाया E पैरेलल, then the charges will experience force and there will be motion. My God, which is not an equilibrium condition. So this is not equilibrium condition and it can give rise to current and may give rise to current. तो ऐसा हो नहीं सकता. So this does not happen. As a result, the idea that electric field is always perpendicular, normal to every point on the surface is a perfectly valid idea. Have you got any doubts so far? No? Okay. तो ये डायग्राम आपने देख लिया होगा. हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहा है? Anybody saying anything? No, sir. Okay, no sir ka. Okay. Third point. The interior of the conductor
cannot have any excess charge, and all charge that you give to the conductor shall have to be deposited on the outer surface. So third point, interior of the conductor cannot have excess charge, and all excess charge, बहुत बड़ा टाइटल है, is deposited, is seen on the outer surface. ये बात समझने के लिए हमें फिर से फर्स्ट डायग्राम पे जाना पड़ेगा. इफ यू रिमेंबर, दिस वाज द फर्स्ट डायग्राम, एंड हमने इंटीरियर में ये ऐसा सरफेस लिया था और हमने क्या कहा था, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है ना. इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, you know, this follows from the first property, the net electric field is 0, so E is equal to 0. And by Gauss's law, what you remember what was Gauss's law? Flux is integral E bar dot dA bar is sigma q by f. Now if your electric field is 0, doesn't it follow that sigma q is also 0? तो अगर तुम चार्ज डालते हो और वो चार्ज अंदर आ जाता है तो will sigma q remain 0? No. तुम अगर चार्ज डालते हो इस कंडक्टर पे और वो गलती से चार्ज इंटीरियर में चला जाता है तो अब तो सिग्मा क्यू चेंज हो गया ना. सिग्मा क्यू चेंज हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा, वो 0 नहीं रहेगा. तो ये तो संभव नहीं है. तो संभवता यह है कि जब तुम चार्ज डालो ना तो वो चार्ज इसके आउटर सरफेस पे ही दिखाई देगा. सो इफ चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर, then for electric field to remain 0, that is sigma q to be 0, the charge will have to be deposited. Charge will have to be deposited on the outer surface. क्योंकि आउटर सरफेस पे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर के साथ वो टेंशन नहीं कर रहा है. अंदर तुम्हारा ई भी 0 है, सिग्मा क्यू भी 0 है, एवरीबॉडी इज हैप्पी. तुम बाहर चाहे जो करो ना, हमको क्या फर्क पड़ता, क्योंकि बाहर की चीजों का अंदर कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा. क्योंकि ये तुमने चार्ज डिपॉजिट किया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, बाहर की तरफ ना. क्या कंडक्टर के अंदर होगा, नहीं. सो कंडक्टर के अंदर बाहर के डिपॉजिट किए हुए चार्ज का कोई असर पड़ता नहीं है. इज दिस अग्रीएबल? नो प्रॉब्लम. ओके, ये थर्ड पॉइंट हो गया आपका. गोइंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट. फोर्थ पॉइंट ये कहता है, ये वो उसके जैसा ही है, वी इन या ऑन जैसा. आई होप यू सीरियसली रिमेंबर द फॉर्मूले. एनीबडी रिमेंबर्स फॉर अ शेल वी इन या ऑन कितना? KQ by radius. एंड व्हाट वुड बी वी आउटसाइड? वी आउटसाइड. Very good. So electric potential at points inside and on the surface of the conductor is same, and the value of the potential outside is different. Now this follows from the same idea. बिल्कुल कोई शक नहीं इस बात में. ओके, सपोज यहां पॉइंट ए है, मैं 2 पॉइंट पकड़ के चलता हूं, इसको चार्ज दिया गया है. ओके, आई एम टेकिंग 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. ओके, ये दोनों अंदर है. सबसे पहली बात, यू रिमेंबर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट any point inside a spherical conductor? 0. The electric field, जी,
at points inside a conductor is 0. तो अगर मुझे कोई भी चार्ज को B से A तक लाना पड़ेगा, क्या मुझे कोई भी वर्क करना पड़ेगा? No, sir. नहीं, बिकॉज वर्क तभी करना पड़ता है ना जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो बीच में, है ना? तो इफ आई एम टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए, द वर्क डन विल बी 0, इंडिकेटिंग कि दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या है? सेम. सो इफ वी टेक अ चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट B to point A, work done is 0. That is, points A and B. Don't you agree points A and B will be at the same potential? Are at the same potential. तो कोई भी कंडक्टर के अंदर कोई भी पॉइंट्स हो, वो सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होता है? सेम. एंड अब मैं कंपेयर करूंगा इस A को इस C के साथ. लेट अस से दिस इज पॉइंट C. भाई इलेक्ट्रिक फील्ड C पे कैसा होगा? परपेंडिकुलर. Radially out. पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मुझे किसी चार्ज को A से C तक लेके जाना है, क्या मुझे कोई भी वर्क करना पड़ेगा? तुम अगर ये देखो सर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, पर A से C तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड C से बाहर है ना, C से आगे है. क्या A से C तक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं है. एज अ रिजल्ट A और C का पोटेंशियल क्या होगा? सेम. सो पोटेंशियल्स ऑफ पॉइंट्स A एंड C, points A and C which is on the surface is also same. On the other hand, suppose मैं A से सपोज यहां D तक लेके जाऊं किसी चार्ज को, A से C तक तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, बट क्या C से D तक वर्क करना पड़ेगा? Yes, sir. क्योंकि C से बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो D का पोटेंशियल क्या C के जितना होगा? नहीं. बट इफ वी टेक अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट C to D, then work has to be done. अर्थात D का पोटेंशियल C से अलग है. That is, potential at points outside the shell is different than the potential on the surface. You know this already, so I am not deriving any such conditions. So I have proved two things here. One, points A and B are at same potential, so all points inside the cell are at same potential. Also, the potential at any point inside is same as that on the surface. A का potential C के जितना ही है, but C का potential D के जितना नहीं है, because C से D जाओगे तो you will have to do work against the electric field. As a result, C और D के potentials अलग अलग होंगे. So potential at points outside the shell is different than the potential on the surface. Okay, this is the fourth point, people. The fifth point in electrostatic properties is that electric field at any point on the surface of a conductor is sigma by epsilon 0. What does that mean? Let us consider a conductor, irregularly shaped conductor, and मैंने इसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट किया है और वो चार्ज इसके आउटर सरफेस पे रिसाइड करता है. आप चाहो तो पूरा बना देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं. मैं डायरेक्शंस पूरा नहीं बनाऊंगा. And anybody telling me, suppose this is point P, इस point P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? Anybody? Perpendicular to surface. And you are all aware कि बाकी के हर पॉइंट पे भी it is going to be perpendicular to the surface. I don't need to make all of them. Yes, sir. But now the question arises कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट P पे? Now I will have to derive this. You know, this is a surface.
So let me consider surface charge density, which is charge per unit area, as sigma. And अब मैं गॉस लॉ लगाने वाला हूं, जिसके लिए मुझे गॉसियन सरफेस की जरूरत पड़ेगी. So I'm going to use a pillbox shaped Gaussian surface. You know what's a pillbox shape? Have you seen a Coke can? Coke can? Yes, sir. Yes, So sir. something like a Coke can. So we consider उसको पिल बॉक्स, गोली का डब्बा होता ना वैसा. कंसिडर अ पिल बॉक्स शेप्ड गॉसियन सरफेस. नाउ हेल्प मी आउट हियर. तो मैं पहले ये गॉसियन सरफेस बना दूं. तो ये रहा आपका गॉसियन सरफेस, पिल बॉक्स शेप्ड, कोक कैन शेप्ड. ओके. अच्छा, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये जो एरिया है ना उसका क्रॉस सेक्शन एरिया डेल्टा एस है. सबसे पहली बात, डू यू रिमेंबर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर? जीरो. Zero. तो नीचे, अब ये तुमने देखा है पिल बॉक्स आधा ऊपर है आधा नीचे, तो क्या नीचे के भाग के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, तो क्या कोई फ्लक्स लिंक होगा? नहीं. नहीं होगा सर. फ्लक्स सिर्फ इसके साथ, ये आधे ऊपर आधा जो डेल्टा है ना उसके साथ लिंक होगा. द लोअर पार्ट इज इनसाइड द कंडक्टर where electric field is zero. So no flux is linked with the lower part, with the lower half of the Gaussian surface. तो ऊपर के हाफ के साथ ही फ्लक्स लिंक होगा. सो फ्लक्स लिंक्ड. बाकी अब ये इसका एरिया वेक्टर तो इस तरफ है, तो ई बार और डी बार परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तो इस सिलेंड्रिकल सरफेस के साथ तो कुछ लिंक नहीं है. फ्लक्स फाई, डू यू एग्री इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कितना एरिया है? डेल्टा एस. नाउ बाय गॉसेस लॉ, फ्लक्स फाई इज सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो. तो फ्लक्स कितना है? ई इंटू डेल्टा एस. एंड कितना चार्ज इसके साथ एसोसिएटेड होगा? इतना. अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो चार्ज इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया. सो हाउ मच इज इट गोना बी? सिग्मा डेल्टा एस कट. एंड व्हाट आर यू लेफ्ट विथ जेंटलमैन? ई इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो. हाँ, आपको ये देख के एक छोटा सा देजा वो हो जाएगा. सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो, वो दो प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड था, एक का प्लस सिग्मा दूसरे का माइनस सिग्मा, बट उसको इसके साथ कोई लेना देना नहीं. एंड अगर आपको वेक्टर बार लगाना है तो लगाओ यहां पे इनटू एन कैप. अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड्स, एंड अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली इनवर्ड्स. दिस एन कैप is in the radial direction. Okay, so हमने यहां पे प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर is sigma by epsilon zero. Can you see this? Can I take this off now? Okay, and now the last property, काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है ये. और कोई मुझसे पूछ रहा था सर प्रॉपर्टियों का काम क्या है, तो बाकी कोई काम आए ना आए ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी जरूर काम आएगी. लेट मी शो दैट टू यू व्हाई. ओके, सो ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी बड़े काम की. लेट अस सी. छठी, सिक्स प्रॉपर्टी लास्ट, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. भाई कंसिडर अ कंडक्टर, एंड इस कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी बनी हुई है. कैविटी मतलब होल जैसा. पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है
कि अगर कंडक्टर के अंदर मैं ये एक छोटी सी सरफेस ले लूं, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस सरफेस, and as a result what is sigma q inside this surface, 0. So हमारी वही बात होती है कि कंडक्टर विथ अ कैविटी हो तो भी अगर मैं सरफेस ले लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द कंडक्टर एंड सिग्मा क्यू इज 0. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. सर ये अपने को किस तरह काम आता है? अच्छा, सो पहले लिख दूं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेट इलेक्ट्रिक चार्ज at all points inside the conductor and the cavity is 0. ये हमको मालूम. सपोज तुम लोग गाड़ी चला रहे हो, ओके, दिस अ गड्डी एंड बंदा बैठा गड्डी के अंदर और मौसम बरसात का ऐसी साइक्लोन आने वाला है. आपको पता है ऐसे बरसात के मौसम में बिजलियां कड़कती हैं एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हवा में फैलता है एटमॉस्फेयर में, और ये चार्जेस आपकी गाड़ी कंडक्टर ही तो है, मेटल की तो है, तो इसके आउटर सरफेस पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं. आपको तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है, आप तो गाड़ी में शांति से बैठे हो, गड्डी जानी है, छलांगा मार दी, मैनू याद आए मेरे यार दी. अब अचानक एकदम गड्डी चला रहे थे एंड बिजली गिरी बिजली गिरी. एस्टिमेट लगाओ अब क्या होगा. डू नॉट फॉरगेट फॉर वन मोमेंट दैट द ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ह्यूमन बॉडी कंडक्टर है, मेटल भी कंडक्टर है. तो सर अब घबराहट आ जाती, सर क्या होगा, ये बिजली हमारे बॉडी के थ्रू होते हुए क्या जमीन में घुस जाएगी, क्या हम बारबेक्यू हो जाएंगे? डर गए? डरो मत. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विल कम टू योर रेस्क्यू. सर कैसे, थोड़ा विस्तार में समझाओ. ओके, तुमको कुछ नहीं होगा. सर कैसे कुछ नहीं होगा, हमारी तो फटी पड़ी है, क्योंकि हम तो कंडक्टर हैं, हमारी बॉडी कंडक्टर है. बिल्कुल तुम्हारी बॉडी कंडक्टर है, गाड़ी भी कंडक्टर है, बट isn't this like a conductor with a hollow cavity inside? है ना? एंड ऐसी कोई hollow cavity में what is the net electric field? 0. And what is the total charge of this hollow cavity? 0. As a result, बिजली को अंदर कुछ दिखेगा ही नहीं. As a result, वो यहां से ना आके उसको पाथ नहीं मिलेगा, तो वो इस तरह जमीन में उतर जाएगी. आप अंदर एकदम सेफ, कुछ नहीं हुआ, खरोंच नहीं आई. अगर गलती से बंदा यहां हवा में खड़ा होता जमीन पे और बिजली गिरती, ढाणा सीधी अंदर से होते हुए पूरा बारबेक्यू हो जाता बंदा. फ्राई, टोटल फ्राई. अब यार बारबेक्यू मतलब तेरे को, अरे यू नो वो मशरूम वगैरह लगा के सल्ली पे लगा के यू नो फ्राई नहीं करते ग्रिल पे, दैट इज बारबेक्यू. नेवर हर्ड अबाउट बारबेक्यू. Deja vu is something which you have already seen before. That's deja vu. This is a barbecue. अरे दोनों में जमीन आसमान का फर्क है यार, क्या तुम भी. बारबेक्यू, ओके, डजंट मैटर. संकल्प में मिलता है बारबेक्यू, तुम जाके संकल्प में खा सकते हो. वो सैफरन बारबेक्यू नेशन, जस्ट इमेजिन दैट. क्या सुना ये पीके की एडवाइस. सो इफ द लाइटनिंग फॉल्स ऑन यू, इसलिए तो लोग कहते हैं कभी झाड़ के नीचे खड़े नहीं रहना लाइटनिंग के टाइम पे, क्योंकि झाड़ कंडक्ट करता है. एंड एज ए रिजल्ट अगर तुम झाड़ के नीचे खड़े हो, झाड़ कंडक्ट कर रहा है, तुम्हारा भी झाड़ के साथ मस्त. आपको पता है ये बिजली का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? डू यू नो दैट? लेट मी टेल यू. ये जो आपका लाइट पंखा वगैरह चल रहा है उसका पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट. बिजली का है 5 लाख वोल्ट.
2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बिजली. Can you imagine being hit by a lightning of potential 5 lakh volt? Can you imagine that? It's unimaginable. कुछ बचेगा ही नहीं, वेपराइज हो जाएगा सब कुछ. पर तुम डरने का नहीं, क्योंकि गाड़ी के अंदर तुम सेफ हो. गाड़ी के अंदर गॉसियन सरफेस बनी हुई है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, नेट चार्ज जीरो. एज अ रिजल्ट बिजली आपके थ्रू नहीं, बाहरों बाहर निकल जाएगी, आपको खरोंच तक नहीं आएगी. हाँ, पर खिड़की चढ़ा के रखना, मुंडी मुंडी बाहर निकालना मत, नहीं तो बिजली को पसंद आ गए ना तुम, तो बिजली आपके थ्रू जाएगी, फिर राम राम. ओके, सो अगर आपकी कांच चढ़े हुए हैं, गाड़ी बंद है, आप अंदर बैठे हो और बिजली गिरती है, यू विल बी सेव्ड. एक शील्ड जैसा बन गया आपके इर्द गिर्द. वो जैसे वकांडा पे शील्ड नहीं होता, वकांडा फॉरएवर. हाँ, कुछ भी आता है, कुछ नहीं हो सकता वकांडा वालों को. हाँ, डोम, वही. तो तुम्हारे अंदर शील्ड जैसा बन चुका है तुम्हारे इर्द गिर्द, तुमको कुछ नहीं होना जाना. इसीलिए तो बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट होती है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स. अगर इनको प्रोटेक्ट करना होता है तो हम इनको मेटल के डब्बे में रखते हैं, क्योंकि मेटल के डब्बे में सपोज को इंस्ट्रूमेंट रखी है तो हॉलो डब्बा है, उसके इर्द गिर्द एक गॉसियन सरफेस बन जाएगी. एज अ रिजल्ट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सिग्मा क्यू जीरो. तो इसको कोई भी अटैक होगा नहीं, कोई भी बाहर का इंटरफेरेंस इस पे, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह इस पे असर करेगा नहीं. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. इज दिस अग्रीएबल पीपल? ओके, Yes, sir. तो यहां पे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फंडा खत्म होता है. मैं एक न्यूमेरिकल करा के आज का सेशन अंत करूंगा, और ये है एडिशनल एक्सरसाइजेस का पहला न्यूमेरिकल. आई वांट यू टू लुक एट इट. एडिशनल एक्सरसाइजेस का पहला न्यूमेरिकल, which is the last numerical of the day. I think it was number 12 or something. Is it? Yeah, 12. And what does it say? Numerical 2.12. It says a charge of 8 millicoulomb is at the origin, and calculate the work done in taking a small charge of -2 into 10 raised to -9 coulomb from point P, P जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है 003 सेंटीमीटर, टू Q जिसका पोजीशन वेक्टर है 0 4 सेंटीमीटर, 0 y एक्सिस पे है, ये z एक्सिस पे है, वाया पॉइंट R which is 069. Let me explain the sum first. डायग्राम बना करके इस सम को एक्सप्लेन किया जाएगा. दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द जेड एक्सिस. तुम्हारा जो Q है 8 मिलीकूलम, वो यहां है ओरिजिन पे. पॉइंट P जो है वो वाई एक्सिस नहीं जेड एक्सिस पे है. सो पॉइंट P इज समवेयर हियर 003. Don't forget it is centimeter. Point Q is here 040 सेंटीमीटर में. एंड तुमको ये चार्ज Q को P से, ये P इनिशियल पॉइंट है, वहां से Q फाइनल है, ले जाना है, बट थ्रू दिस पॉइंट समवेयर. लेट अस से दिस इज पॉइंट R 069. मतलब टॉय 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 यहां जाओगे और फिर टॉय 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 यहां जाओगे. बट सबसे पहली बात, तुम इनिशियल से फाइनल पॉइंट में जा रहे हो, विल द पाथ मेक एनी डिफरेंस? No, sir. Isn't electric field a conservative field? So as it is a conservative field, as electric field is conservative, the path does not make a difference. So ये R जो है वो फुल फालतू टाइम पास है, हमको R पे कोई तवज्जो देना ही नहीं है, कोई भार देना ही नहीं है. Now work done. Work done, isn't it? W is equal to Q into delta V. अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता तो सिंपली डेल्टा V, बट ये छोटे से Q को ट्रांसफर करना है तो Q डेल्टा V
विच इज Q, फाइनल पॉइंट कौन सा है? Q है ना, सो VQ माइनस इनिशियल पॉइंट कौन सा है? P, तो पोटेंशियल एट P. So my agenda is to find V at Q and V at P. So potential at point Q is, hey, do you know the equation for potential V? Isn't it KQ by R? So let me work this out. Q कितना? 8 मिली, एंड कितना डिस्टेंस है ओरिजिन से पॉइंट Q का? ओरिजिन से Q का ना 4 सेंटी। अच्छा, 4 2 8, 9 minus 3 is 6, 6 and 2 is 8. So V at Q is 18 into 10 raised to, अच्छा, पोटेंशियल एट पॉइंट P, सिमिलर ट्रीटमेंट, V कितना है? 3 सेंटी, यस। 3 3s are 9, 8 3s are 24, 9 minus 3 is 6, 6 and 2 is 8. VP मिल गया, VQ मिल गया, Q की वैल्यू है। कैन वी पुट इट? शैल आई टेक दिस डायग्राम ऑफ फॉर गुड? Thus work done, Q delta V, Q की वैल्यू कितनी? -2 इंटू 10 रेज टू -9, एंड VQ कितना है? 18 माइनस 24. Now 18 minus 24 is -6. -6 into -2, 6 2s are 12. -9 plus 8. So isn't the work done 27? 27 कितना आया सी? भाई 2 ही होगा ना, 1.2 ही होगा, 7 तो हो ही नहीं सकता। ओके, सो ये R वाले पॉइंट का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, R तो फालतू है, तुमको सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के साथ ही लेना देना है। तो यहां पे अपना पोटेंशियल का डिस्कशन खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में कैपेसिटर्स, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत मजा आएगा। सो कैपेसिटर्स में मिलेंगे। सो टिल दैट टाइम यू कीप सॉल्विंग एंड बी गुड। बाय बाय।